हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जो कि नया चैप्टर है और इसका नाम क्या है, पुष्पीय पादपों की आकारिकी। यानी हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई भी पादप में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या उनके अंदर संरचनाएं होती हैं और उनका अंदर वाला और बाहर वाला दोनों ही पार्ट अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको। और सबसे अच्छी बात कि आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे आसपास है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज इसका सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लेने वाले हैं और L1 है आज का, जो परिचय रहेगा टोटली कि कैसे क्या होने वाला है चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर फ्लो क्या है, सबसे पहले हम मूल को लेंगे, उसके बाद तना यानी स्टेम को लेंगे, उसके बाद पत्ती, उसके बाद पुष्प क्रम, धीरे धीरे बढ़ेंगे जैसे जैसे हम जाएंगे ऊपर, और पुष्प क्रम के बारे में देखेंगे क्या होता है ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे फलों के बारे में, यानी सारी चीजें पढ़ डालेंगे एक प्लांट में जो भी होती है, बीज। उसके बाद कुछ प्रारूपिक पुष्पीय पादपों का अर्ध तकनीकी वितरण पढ़ेंगे, मतलब कैसे हम इसको देखते हैं। सारा डिटेल नहीं पढ़ना है हमें, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कुछ महत्वपूर्ण फूलों का वर्णन पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। ठीक है, चलिए क्या करना है। सबसे पहले तो आज का जो लेक्चर फ्लो है वो जस्ट परिचय है और दिख रहे होंगे आपको कि मस्त मस्त फूल बने हुए हैं, जो है पीपीटी सर ने बनाई है, बढ़िया सी फिरोज सर ने, और बहुत सुंदर भी लग रही है। आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई किसी जंगल में आ गए हैं, आज प्लांट पढ़ने वाले हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं मूल या जड़। भाई पौधे की बात कर रहे हैं तो उसके सबसे पहले वाले भाग यानी जमीन से जुड़े हुए वाले भाग की बात करेंगे, और आज हम बात करेंगे मूल या जड़ की, ठीक है, रूट्स की। तो क्या है पार्ट परिचय। तो सबसे पहले जब हमने लेक्चर 1 लिया था, मतलब क्लास 11th का लेक्चर 1 बोल रही हूँ मैं, जब सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो मैंने आपको जीव विज्ञान की एक परिभाषा बताई थी, अगर वो किसी को याद हो, कि जो पृथ्वी है या संसार में जीवों की या सजीवों की आकारिकी, कारिकी और संरचनात्मक रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और मैंने उन सबके इंग्लिश टर्म्स भी बताए थे और आपको डिटेल भी बताई थी। बस वही कहानी यहाँ पे आ रही है इस चैप्टर में। ये थोड़ी सी देर से आई, जबकि पहले आ जानी चाहिए, क्योंकि जब शुरू करते हैं तब ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमने आकारिकी की बात की, वही यहाँ पे बात है कि आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, क्या है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो मॉर्फी रूप यानी कि मॉर्फी से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है रूप, यानी कि देखने में कैसा है कोई। भाई कोई चीज़ है वो कैसी दिखती है वो हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले अगर हम उसको अध्ययन करना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले हमारे सामने क्या आएगा, वो चीज़ आएगी। तो जो चीज़ आएगी उसमें क्या दिख रहा है, जैसे अभी मैं खड़ी हूँ आपके सामने, तो आप बोलोगे कि मैम की 2 आँखें हैं, 2 नाक, 2 कान है, नाक तो एक ही है, एक नाक है, मैम के चश्मा लगा हुआ है। तो ये आपने कैसे देखा, आपने ये पहले मुझे देखा, देख के मेरी आकारिकी के हिसाब से ये वर्णन किया। तो कोई भी चीज जब हम अध्ययन करने निकलते हैं तो सबसे पहले ही चीज होती है आकारिकी, यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो ये एक शब्द है मॉर्फी तथा लोगोस। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। 2 चीजों से दिख रहा है आपको, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फी का मतलब रूप और लोगोस का मतलब होता है उसका अध्ययन करना। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादपों का रूप, उनकी संरचना एवं विभिन्न अंगों की संबंधी स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। ये किसकी परिभाषा हो गई है, यह आकारिकी की परिभाषा हो गई है, जिसको हमने, वही मैंने कहा सबसे पहला जो लेक्चर था जब हमने जीव विज्ञान की परिभाषा दी थी तब समझाया था। आज परिभाषा देख लीजिए इसकी, क्या है आकारिकी। अब पादपों की बात कर रहे हैं हम, प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट के मैनर में लिख देंगे। अगर जंतु की बात कर रहे हैं तो भाई विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के रूपों, उनकी संरचना और विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है, वह जो है एनिमल मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ऐसा हो जाएगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और कॉमन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जीव वर्ड डाल दीजिए, सजीव वर्ड डाल दीजिए, तो कॉमन परिभाषा हो जाएगी। तो क्या है मॉर्फोलॉजी, तो सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, जो कि हमारा चैप्टर नेम है, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो भाई मॉर्फोलॉजी की परिभाषा तो पता होनी चाहिए कि क्या है मॉर्फोलॉजी। तो देखिए आपने कि क्या है कि बाहरी रूप से, तो जब हम किसी भी पादप को देखते हैं तो हमें पता है कि उसके पास क्या क्या अंग होते हैं। सबसे पहले तो होती है उसके पास जड़ें, जो जमीन से जुड़ी होती है ना, बहुत ही
जो है बोलते हैं हम्बल लोग जो है वो जमीन से जुड़े रहते हैं, तो ये बहुत ही हम्बल होते हैं पादप, इसीलिए ये जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। तो इनकी होती है जड़ें। भाई नामकरण तो हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, ये है जड़ें। उसके बाद हमारे पास होता है तना, तने से निकलती है शाखाएं, शाखाओं से भी और शाखाएं निकलती है, पर हम डायरेक्टली पत्ती बना देते हैं। पत्ती होती है जिसको हम पर्ण कहते हैं। कई बार पत्ती की कक्ष से एक सुंदर सा फ्लावर निकला होता है जिसको हम पुष्प कहते हैं। अब बात जो मुझे यहाँ बतानी है आगे आने वाली है कि कई बार आपने प्ररोह वर्ड सुना होगा, है ना, शूट। आपको पता है प्ररोह यानी तने और प्ररोह में क्या फर्क होता है? भाई इसको तो स्टेम कहते हैं इंग्लिश में, इसको शूट कहते हैं। क्या फर्क है? तो जड़ के अलावा तने का जितना भी वायु भाग है, जिसमें फूल, तना, पत्ती, शाखाएं और फल भी उगेंगे। भाई फल भी उगा दो, आप बोलोगे बिना फल का पेड़, तो फल भी उगा दिया। तो जितने भी वायु भाग है उन सबको कॉमन तौर पे हम शूट कहते हैं, ठीक है। प्ररोह और जड़, यही दो भाग होते हैं। फिर प्ररोह को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, तब हम बात करते हैं कि शाखा है या पुष्प है या फल है या तना है। तो मेन जो एक्सिस है, ये मुख्य अक्ष है, उस पे जितनी भी चीजें लगी हुई है वायु भाग में तने के साथ, वो सब किस में आती है? प्ररोह में आती है। तो ये है जनरल मॉर्फोलॉजी किसी भी पादप या किसी भी प्लांट की। अब आप बोलेंगे इसमें वैरायटी है, तो भाई वैरायटी तो मिलेगी, जैव विविधता पढ़कर आए हैं हम, है ना, कि पादपों में कोई ऐसे भी आपको अभी प्लांट्स देखने को मिलेंगे जिसमें पत्ती नाम की चीज ही नहीं होती, जिसमें तने नाम की चीज नहीं होती। कई ऐसे हमें लगता है कि ये तना है लेकिन वो तना नहीं होता, तो ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो भाई उसी आधार पे हम जो है अध्ययन करने वाले हैं। अब आकारिकी की दो शाखाएं हैं, यानी कि हम जो मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उसको दो कैटेगरी में हम बांटते हैं। पहली क्या है? बाहरी आकारिकी, जैसे कि अभी हमने देखा कि बाहर से देखने पर कैसा दिख रहा है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसमें जीव की बाहरी संरचना, आकार, आमाप का मतलब होता है साइज, रंग, विभिन्न अंगों से संबंध स्थिति का अध्ययन किया जाता है। सिर्फ बाहर से जो आपको दिख रहा है, कैसा कलर है, क्या क्या चीजें हैं, जैसे अभी हमने कहा फूल है, पत्ती है, तना है ना, ये सारी चीजें, तो उसको हम कहते हैं बाहरी आकारिकी। दूसरी होती है एनाटॉमी, ये भी हमने पढ़ा था, वही जब हमने जीव विज्ञान की परिभाषा दी थी तो हमने कहा था शारीरिकी या एनाटॉमी जिसको कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जीव की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर तथा आंतरिक अंगों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। कि बाहर से तो ये दिख रहा है कि ये तना है, लेकिन हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे, इसका सेक्शन काटेंगे, सेक्शन काट के देखेंगे कि अंदर और क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, और है तो वो कैसे काम कर रही है, जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। भाई एनाटॉमी में तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि वो कोई चीज जो है वो कैसे काम कर रही है, तो उसको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं कार्यकी यानी कि फिजियोलॉजी। ये भी हमने जीव विज्ञान की परिभाषा में वर्ड ऐड किया था। जिसने सबसे पहले लेक्चर में जीव विज्ञान की परिभाषा देखी है वो सब ये वर्ड्स वहां पर सुन के आए हैं और समझ के भी आए हैं, ठीक है। फिर भी मैं समझा दे रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में आ रहा है तो समझा देते हैं। ऐसे ही जब हम क्या करें, पत्ती लें कि भाई बाहर से तो पत्ती है, लेकिन पत्ती को खोलो तो उसमें क्या क्या संरचनाएं दिख रही है। जैसा कि मैंने बच्चों को कहा है कि 9th की जो बायो की क्लासेस चल रही है वो थोड़ी सी 11th से रिलेटेड है, उसको देखते चले। तो जो देख रहे होंगे उनके पता है कि हमने जब पत्ती का सेक्शन कट किया वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हैं। हमने माइक्रोस्कोप में स्टेम देखा है, माइक्रोस्कोप में लीफ देखी है। तो जब देखा तो हमने अंदर के स्ट्रक्चर देखे कि ऊपर इसके अधिश्चर्म होती है, अंदर मृदु तक होता है, फिर जाइलम फ्लोएम होता है। ये क्या है? ये सब उसकी क्या है? एनाटॉमी है, यानी शारीरिकी है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और कैसी कैसी दिखती हैं और वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है, ये बातें हम देखेंगे, ठीक है। तो दो तरह से हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी को, एक तो एक्सटर्नल और एक एनाटॉमी यानी कि शारीरिकी के हिसाब से। प्रारूपिक पादप संरचना जो हम अभी देख कर आए हैं,
कि पुष्पीय पादपों का शरीर मूलतः 2 अंग तंत्रों में बना होता है। भाग तो बहुत होते हैं लेकिन मेनली हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है मूल तंत्र जिसको हम कहते हैं रूट सिस्टम, और दूसरा है प्ररोह तंत्र जिसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। जो मैंने अभी आपको बताया कि जड़ के अलावा जितना भी वायवीय भाग है वो सारा किस में आता है, शूट में। बचपन में हम पढ़ते आए हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा पादपों के कितने भाग होते हैं। पादपों में जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है, फूल होती है, फल होती है, पुष्प होती है। वो कहानी बंद। अब थोड़ा सा अच्छे वाला पढ़ेंगे कि हम पादप को 2 तंत्रों में बांटते हैं। एक होता है रूट सिस्टम जो जमीन के अंदर है, और दूसरा ऊपर वाले जितने भी पार्ट है सभी को मिक्स फॉर्म में हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही अंग तंत्र पूर्णतः भिन्न प्रकार की वातावरणीय दशाओं में रहते हैं। मूल तंत्र मृदा के अंदर रहता है जो भी हमने बात करी, तथा प्ररोह तंत्र भूमि से ऊपर वायवीय दशा में रहता है। ये बात तो सभी को पता है। मूल तंत्र पौधे का भूमिगत भाग बनाता है। मूल कहाँ होती है, जमीन के अंदर होती है, भूमिगत होती है, जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आदि जड़ों, मूल रोम, मूल गोप आदि से मिलकर बना होता है। मूल भाग में वृद्धि नीचे की ओर होती है। ये हम सब पढ़ने वाले हैं। जब मूल की संरचना पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा कि प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है, ये मूल रोम क्या है, ये मूल गोप क्या है। अभी हम इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन आए कि भाई पादप के विभिन्न तंत्रों का वर्णन करें, तो उसमें शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो ये शॉर्ट चीज चल रही है। अभी हम मूल तंत्र पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी मैं इसको इसलिए इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रही। इसके विपरीत प्ररोह यानी कि जो शूट होता है वो भूमि के ऊपरी भाग पर होता है। अगर आपको पूछ ले मूल तंत्र और शूट में क्या डिफरेंस है तो भी ये लिख सकते हो दोनों चीजें। जो तना, शाखा, टहनी एवं पत्तियों से मिलकर बना होता है। प्ररोह की वृद्धि ऊपर की ओर होती है। जड़ की कहाँ होगी, जड़ की तो नीचे की ओर होगी। जड़ हमेशा नीचे की ओर वृद्धि करेगी। और तना कहाँ वृद्धि करेगा, तना हमेशा जो प्ररोह है वो कहाँ वृद्धि करेगा, ऊपर की ओर वृद्धि करेगा। अब बात करते हैं मूल, यानी कि शुरुआत करते हैं हम मूल तंत्र की कि मूल क्या है और उसके सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। वही बाहरी आकारिकी देखने पर कैसी दिखती है उस बारे में हम देखेंगे। मूल को घनात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, इसका क्या मतलब हुआ, जियोट्रॉपिक का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब पृथ्वी, तो ये क्या करती है, पृथ्वी की तरफ वृद्धि करती है। आसमान की तरफ तो वृद्धि करती नहीं, जमीन के अंदर जाती है। तो ये अगर मिट्टी है तो ये पृथ्वी होगी और ये ऊपर वाला वायवीय भाग है। तो जड़ हमेशा क्या होती है, किस तरफ वृद्धि करती है, पृथ्वी की तरफ वृद्धि करती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, ग्रेविटेशनल पावर है ना। गुरुत्वाकर्षण को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पावर, जिसकी वजह से कोई भी चीज पृथ्वी की तरफ खींची चली आती है। ऊपर फेंकोगे तो कहाँ आ जाएगी, वापस नीचे आ जाएगी। तो ये कैसी है, गुरुत्वाकर्षण की तरफ ही जा रही है। गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी की तरफ खींचता है हमें, और जड़ भी कहाँ जा रही है, पृथ्वी की तरफ ही जा रही है। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये कैसी है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है। यहाँ पे वो नेगेटिव पॉजिटिव साइन वाली बात नहीं है। जो चीज किसी की तरफ जाती है, किसी भी चीज, जैसे ये रिमोट है, मेरा हाथ अगर इसकी तरफ जा रहा है तो मैं बोलूंगी ये पॉजिटिव मूवमेंट है इसका, क्योंकि ये इसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट है। अगर ये हाथ ऐसे जा रहा है उल्टी दिशा में तो मैं इसको बोलूंगी नेगेटिव मूवमेंट है, ये क्योंकि ये दूसरी साइड जा रहा है ना। मैथ्स में भी आप बोलते हैं ना पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। तो भाई ये जो है गुरुत्वाकर्षण की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, धनात्मक। एवं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। नेगेटिव किसकी तरफ है भाई, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। प्रकाश कहाँ है, मतलब सूर्य, सूर्य तो यहाँ है, यहीं से आ रहा है प्रकाश।
तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता तब तो हम इसको कहते हैं कि सूर्य की तरफ जा रहा है, यानी प्रकाश की तरफ जा रहा है, तो धनात्मक है। लेकिन जड़ तो कहाँ जाती है? नीचे, प्रकाश से दूर जाती है। प्रकाश तो ऐसे आ रहा है, वो और उससे दूर भाग रही है, ठीक है। प्रकाश ऊपर है, वो उससे दूर भाग रही है, तो कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है, यानी कि प्रकाश से विपरीत दिशा में गमन करती है, अंधेरे में गमन करती है, पृथ्वी के नीचे गमन करती है। इसीलिए इसे क्या कहा हमने? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहा जाता है। मूल सदैव जल स्रोत की ओर वृद्धि करती है। हमेशा देखना, अगर आपने कभी जमीन में कोई पादप या प्लांट बोया है तो मूलों की आदत होती है कि अगर यहाँ इस साइड मान लो सूखा है, आपने किसी ऐसी जमीन पे उसको बो दिया है जहाँ पे एक साइड पूरा सूखा पड़ा है और एक साइड थोड़ा गीला है, तो अगर इधर साइड पानी है और इधर साइड में सूखा बना देती हूँ, येलो येलो, तो मूल अपने आप जल की तरफ वृद्धि करेगी। जल जहां होगा वहां पे जाएगी, और जल जितनी गहराई में होगा उतनी गहराई में जाएगी। मान लो जल यहाँ पे, ऊपर कहीं जल है ही नहीं, तो वो यहां तक पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जल, उसे जल चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, जल की तरफ जाती है वो, ठीक है। तो सदैव कहाँ जाएगी? वो जल स्रोत की तरफ वृद्धि करती है। इसीलिए आप कभी किसी प्लांट को उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ आपको टेढ़ी घूमी हुई भी दिखती है, क्योंकि वो जल ढूंढने के चक्कर में जहां उसको जल लगता है वहां उधर वो मुड़ जाती है। अतः यह धनात्मक जलानुवर्ती भी है, क्योंकि जल की तरफ जा रही है। पॉजिटिव हाइड्रोटॉपिक भी कहा जाता है। ये हो गई मूल की बात। मूल पौधे का वह भाग है, अब एक अच्छी वाली डेफिनेशन दे देते हैं। मूल पौधे का वह अंग है जो प्रकाश स्रोत के विपरीत भूमि के गुरुत्व केंद्र व जल स्रोत की ओर वृद्धि करता है। एक लाइन में अगर कोई परिभाषा देना चाहते हैं आप मूल की, तो वो क्या देंगे? इन्हीं को हमने छोटा कर दिया। मूल पौधे का वह भाग है जो प्रकाश के विपरीत एवं भूमि, यानी कि वही धनात्मक जियोट्रॉपिक के भूमि के गुरुत्व केंद्र और जल के स्रोत की ओर वृद्धि करती है। ठीक है, मूल की परिभाषा आ गई है आपके पास। नेक्स्ट है, मूल की उत्पत्ति बीज में उपस्थित भ्रूण के मूलांकुर से होती है। कहां से होती है मूल की उत्पत्ति? तो जब भी हम कोई बीज बोते हैं, तो बीज में जब भी बीज बोया जाता है, अगर आपने बीज अंकुरण किया हो कभी भी, है ना, मूंग उगाते हैं ना घर में, मूंग को हम भिगो के रखते हैं और कपड़ा डाल के रखते हैं, तो थोड़े दिन बाद उसमें से वाइट वाइट चीज़ें निकलने लगे, वाइट वाइट कुछ स्प्रिंकल्स निकलने, या चने को भी डाल के रखोगे तो चने में भी उग जाएंगे। तो ये वाइट से एक संरचना निकलने लग जाती है, ऐसी ऐसी। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मूलांकुर, ठीक है, और एक पार्ट होता है प्रांकुर। प्रांकुर भी पढ़ेंगे, दो पार्ट होते हैं इस वाइट वाइट पार्ट की। मूलांकुर से क्या निकलती है? मूल निकलती है। इसी में दो पार्ट है, ये जो व्हाइट सा पार्ट है ना, इसी में दो पार्ट है। डिटेल में पढ़ोगे इस चीज को, जब आएगा आपके चैप्टर वगैरह तब पढ़ोगे। तो ये जो है ये मूलांकुर है, और ऊपर वाला जो है वो क्या है? प्रांकुर है। ठीक है, तो ये मूलांकुर से क्या निकलती है? जड़ निकलती है। ये बड़ी हो जाएगी और कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ वृद्धि करेगी ऐसे, और क्या बना लेगी? जड़ बना लेगी। ऐसे ही प्रांकुर से क्या बनेगा? तना बनेगा, ऊपर की ओर वृद्धि करेगा, ये उसको प्रांकुर कहते हैं। तो यही कह रहा है कि बीज में, मूल की उत्पत्ति बीज में उपस्थित भ्रूण के मूलांकुर से होती है। इसको अगर हम खोल के देखें, ये द्विबीजपत्री है, सबकी संरचनाएं आपको पढ़नी है आगे। ये देखो, ये रहा वो व्हाइट का पार्ट जो अब मैं येलो बना रही हूं, ये ठीक है। ये वाला होता है इसका प्रांकुर, और ये वाला पार्ट होता है मूलांकुर। खोल दिए है ना, द्विबीजपत्री बीज होता है ना, कभी आप खोलना मटर को या चने को, ऐसे दो दो अलग कर देना, तो फिर आपको व्हाइट सा एक पार्ट दिखेगा बीच में, वही ये है। इसी को हम कहते हैं प्रांकुर और मूलांकुर। ठीक है, तो ये मूलांकुर नीचे से तो क्या वृद्धि कर देगी? इसमें जड़ बनने लग जाएगी, और ऊपर ये वृद्धि करके क्या बना लेगा? तना बना लेगा।
द्विबीजपत्री पादपों में जो द्विबीजपत्री हमने बनाया, द्विबीजपत्री क्या होते हैं? ऐसे पादप जिनके बीज में 2 पत्र होते हैं, मतलब 2 भाग होते हैं। जैसे चना, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बनाया है, जब आप चने को खोलेंगे तो आपको 2 पार्ट्स दिखते हैं उसमें, चने के बीज में। ऐसा होता है ना चना, ऐसा, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट। जब हम इसकी कवरिंग खोलते हैं तो हमें 2 पार्ट्स नजर आते हैं। चना है, मटर है, जितनी भी दालें हैं वो सब क्या होती है? द्विबीजपत्री होती है। तो द्विबीजपत्री में ही हमने देखा कि द्विबीजपत्री में क्या होता है? मूलांकुर ही वृद्धि करके मुख्य या प्राथमिक मूल का निर्माण करता है। मतलब सबसे पहले मूल का निर्माण कौन करता है? मूलांकुर करता है। अगर हम एकबीजपत्री की बात करें, एकबीजपत्री क्या होते हैं? जैसे चावल है, गेहूं है ना, ये सब है। इनमें द्विबीज लाइन होती है, पर वो लाइन से हम उनको अलग नहीं कर सकते। गेहूं में आपको एक बीच में लाइन दिखती होगी, लेकिन वो द्विबीजपत्र नहीं है, वो सिर्फ एक लाइन है, उसकी डिजाइन है, ठीक है। और जैसे चावल है, चावल तो एक ही होता है, ऐसा। ये सब क्या है? ये एकबीजपत्री है। इनमें 2 बीज है ही नहीं, मतलब 2 पार्ट्स नहीं कर सकते आप इनके, तो ये एकबीजपत्री। इनमें क्या सिस्टम है? एकबीजपत्री पादपों में मूलांकुर कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है और इसके स्थान पर अनेक रेशेदार जड़ें उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा? एकबीजपत्री में मेन एक बार रूट निकलेगी, थोड़े टाइम तक रहेगी, इससे थोड़ी शाखाएं निकल जाएंगी और फिर ये जो बीच वाली रूट है ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी? गायब होती जाएगी। सिर्फ हमें शाखाएं शाखाएं ही क्या दिखती रहेंगी? दिखती रहेगी। एक तंत्र का निर्माण कर, ऐसा गुच्छा बना लेंगी, ऐसा। ये हम देखेंगे, अभी मूल के प्रकार देखेंगे, तब पता चल जाएगा आपको क्या होती है। तो ऐसा मूल तंत्र बनाती है जिसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। आपने 6-7 में पढ़ा भी होगा, ये है ना, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, ये सब आ चुके हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मूल के प्रकार पढ़ेंगे तब तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इतना कि जो जकड़ा मूल होती है ना, वो ऐसे गुच्छों में होती है। और द्विबीजपत्री में क्या होता है? एक मेन रूट होती है, एक मेन रूट होती है, उससे छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है द्विबीजपत्री में। कुछ पौधों में मूल मूलांकुर बीजीय पौधों के अन्य भागों से निकलती है, इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। कुछ पौधों में मूलांकुर बीजीय पौधों के अन्य भागों से निकलती है, इसको देख लें। अभी अपस्थानिक मूल भी आने वाली है, मूल के जब हम पार्ट पढ़ेंगे। जैसे बरगद, बरगद में क्या होता है? अगर आपने बरगद का पेड़ देखा हो तो बरगद के पेड़ में क्या होता है? जो मेन मूलांकुर होता है, अभी हम कह रहे हैं कि रूट कहाँ से आएगी? जो भी बीज होगा उसमें एक मूलांकुर होगा, यहाँ से मूल बनेगी। लेकिन अगर इस मूलांकुर के अलावा किसी और पार्ट से मूल बनती है तो हम उसे कहते हैं अपस्थानिक मूल। जैसे कि बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ में मूलांकुर से मूल नहीं निकलती, पहले पहले निकलती है, पर बाद में, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल होता है ना, बहुत लंबा विशाल फैला हुआ रहता है, तो वो अकेली बेचारी रूट उसको सपोर्ट नहीं कर पाती। तो वो क्या करती है? अपनी एक्स्ट्रा रूट्स निकालना शुरू कर देती कि तुमसे ना हो पाएगा, हमें दूसरी निकालनी पड़ेगी मूल। तो उसके साइड में अगर आपके आसपास कोई बड़ा बरगद का पेड़ हो तो आपने उसके नीचे तो होगी रूट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके साइड में भी अगर आप देखेंगे तो आपके पैरों में टकराती है वो, ऐसी मोटी मोटी। पीपल में भी देखी होगी किसी ने, ऐसे चलोगे तो आपकी जमीन पर ऐसे रूट्स दिखेगी आपको बाहर निकली हुई। तो ये जो है वो अपस्थानिक मूल का उदाहरण। और भी होती है, गन्ने में भी होती है। गन्ना कभी आप अगर घर पे लाए हो तो गन्ने में देखो यहाँ पे ऐसे एरियाज होते हैं, इसको तो हम बोलते हैं पर्व, ये जो बीच का पार्ट है, और 2 ऐसे मोटे मोटे अलग ही लगे हुए से रहते हैं जो गिठाने जैसे, उसको बोलते हैं पर्व संधि, है ना। यहाँ पे अगर आपने कभी देखा हो तो आपको ऐसी छोटी छोटी सी ऐसी चीज दिखेगी एक्स्ट्रा निकली हुई। ये क्या है? ये भी मूल ही है, जड़े ही है, जो अगर थोड़ी देर आप इसको रख दोगे तो ये और बड़ी होके जमीन में घुस जाती है। अगर गन्ने के खेत किसी ने देखे हो तो नीचे देखना, ऊपर वाली तो नीचे कभी पहुंच नहीं पाती है, लेकिन जो नीचे नीचे होती है ना, वो नीचे जमीन के अंदर घुस भी जाती है, यहाँ से निकल के ट्रोंग अंदर, ठीक है। तो ये है अपस्थानिक मूल्य, ठीक है, जो मूलांकुर के अलावा किसी चीज से निकलती है।
ये मूल से नहीं निकली, ये तने से निकलती है, इसीलिए ये अपस्थानिक मूल्य है। और भी देखेंगे हम, मूल के प्रकार पढ़ेंगे तब अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो ये था आज की हमारी समरी इस चैप्टर की, कि कैसे हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए घास फूस आ ही गए और गन्ना भी है, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, हालांकि ये बांस है, गन्ना नहीं है, सॉरी बांस है ये, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम वही मूल जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े उनको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने वाले हैं कि पादप को जितना हम सिंपलीफाई समझते थे वो उतना ही कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, आपको भी हमें भी। तो इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो लेक्चर का, तब तक के लिए बाय।